सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1064 जिसका नाम है एगहेड्स रिसर्च स्ट्रैटा। सो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें इसका कवर पेज दिखता है एंड दिस कवर पेज इज रियली अमेजिंग बिकॉज यहाँ पे हमें काफी कुछ देखने को मिलता है जो कि हमने काफी टाइम से वेट किया था बट अब फाइनली वो चीजें कंफर्म हो गई है एंड दैट इज कि कूजान ने ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। अभी तक किसी को ये चीज कंफर्म नहीं थी, सिर्फ ये सुनी सुनी बातें थी कि कूजान ने ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया है बट फाइनली इस कवर पेज में कूजान के अटायर को हम देख के ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वो ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का एक ऑफिशियल मेंबर है। देन उसने पुडिंग को भी चॉकलेट टाउन से किडनैप किया था और चॉकलेट टाउन को जमाने में इसी का काम था। हम रियली सरप्राइज कि इतना सब कुछ कांड हो गया बिग मॉम के आइलैंड पे एंड काटाकुरी जैसे कैरेक्टर्स वहां पे डिफेंड नहीं कर पाए। तो इस चीज से भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैकबियर्ड के पायरेट्स कितने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक वे में काम करते हैं। इन्होंने जर्मा 66 के कांड का फायदा उठा के पुडिंग को किडनैप कर लिया। ऑब्वियसली क्योंकि अभी यहाँ पर वैन ऑगर है तो इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी हैं, यानी कि जब हम वानो कंट्री में थे। तो टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, तो ये चैप्टर भाई चुम्मा मजा आ गया क्योंकि काफी टाइम बाद, काफी चैप्टर्स के बाद हमें ऐसी कोई फाइट देखने को मिली है एंड ब्लैकबियर्ड हमें प्रॉपर एक्शन में देखने को मिल रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट ब्लैकबियर्ड एंड ट्रफल्गर लॉ की फाइट, ये फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग थी देखने में क्योंकि हम सभी को पता है कि ब्लैकबियर्ड ऑल्दो एक लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है बट उसके पास एक फिजिकल बॉडी है। तो उसकी बॉडी उस तरह से बिहेव नहीं करती जैसे कि एस या फिर क्रोकोडाइल की करती है। इवन जब उसके ऊपर अटैक करो तो भी उसकी बॉडी सॉलिड रहती है। सो आई वाज वंडरिंग क्या होता अगर ट्रफल्गर लॉ और इन दोनों के बीच में फाइट होती, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ की जितनी भी एबिलिटीज है वो मेन बॉडी को टारगेट करते हैं एंड वो चीज हमें इस वाले फाइट में देखने को मिली। एंड माइंड यू देयर वाज अ पॉइंट जब ब्लैकबियर्ड खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, फिर भी देयर आर वेज जिसमें उसको डैमेज किया जा सकता है। बात करें मांगा की तो चैप्टर स्टार्ट होता है ब्लैकबियर्ड से। यहाँ पर ब्लैकबियर्ड अभी भी पेगासस के ऊपर बैठ के आ रहा है एंड इस समय वो करंटली लॉ के ऊपर अटैक करने वाला है। वो लॉ से बोलता है यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो भागने की कोशिश मत करो। इधर लॉ अपने क्रूमेट्स को बोलता है कि भाई शिप का ध्यान रखना, शिप को कुछ होना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लॉ के क्रूमेट्स एक्चुअली में सी में कूदने का प्लान बना रहे ताकि वो पोलर टैंक को प्रकट। इधर लॉ अपनी एबिलिटीज का यूज करके फिनिक्स को आधा आधा काट देता है और ये चीज देख के ब्लैकबियर्ड की गांड फट जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि लॉ ऐसा भी कुछ कर सकता है। ऑब्वियसली उसको ये बात नहीं पता होगी कि लॉ की पावर्स अवेकन हो चुकी है, लेकिन ये चीज देखते ही ब्लैकबियर्ड का दिमाग खराब हो जाता है और वो क्वेक क्रैश। और हम मांगा पैनल में देख सकते हैं कि इस बार उसने व्हाइट बियर्ड वाली पावर्स यूज की हैं, जहां पर उसने पूरे एनवायरनमेंट को तोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड के इस अटैक की वजह से लॉ के क्रूमेट्स की हालत खराब हो गई है। ये अटैक सच में इतना इंटेंस है कि वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इधर डॉग क्यू लॉ के क्रूमेट्स के ऊपर एप्पल बम भी फेंकना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लॉ के क्रूमेट जो कि पानी में घुस गए थे, हम देखते हैं कि उसने अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर लिया है एंड सरप्राइजिंगली वो अपने मुंह से इतना जोर से पानी फेंकता है कि डॉग क्यू ने जो बॉम्ब एप्पल्स फेंके थे वो उनको रास्ते में ही फोड़ देता है। एंड ये एबिलिटी सच में मुझे देख के बहुत ज्यादा वियर्ड लगी क्योंकि पानी के अंदर घुस के इतना सारा पानी भर के फिर फेंकना, नाउ दैट इज समथिंग दैट आई नेवर इमेजिन। फिर भी अगर लॉ के क्रूमेट्स में इतना दम है तो वानो आके टाइम में क्या कर रहे थे। उसके बाद लॉ का क्रूमेट आके बोलता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी कि तुमने हमें अंडरएस्टिमेट किया। हम नॉर्थ ब्लू के पानी के कड़ाके की सर्दी में बड़े हुए हैं, समुद्र की लड़ाई में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हमें तो बस तुम्हारी शिप डुबानी है। तभी उधर से बेपो चिल्लाता है कि पीछे से एक स्नाइपर आ रहा है और लॉ का बॉडीगार्ड यानी कि जिसको उसने सेलेस्टियल ड्रैगन से छुड़ाया था वो लॉ के पीछे आके खड़ा हो जाता है और उस स्नाइपर के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। एक्चुअली में वैन ऑगर था जो कि लॉ के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉ भी कहाँ पीछे रहने वाला है। क्रूम, शॉक विली और लॉ बिल्कुल बिग मॉम की तरह ही अपनी तलवार ब्लैकबियर्ड के सीने के आर पार कर देता है। और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसने बिग मॉम जितने कैरेक्टर को भी डैमेज किया है। तो इसलिए द पॉइंट व्हेन दिस स्वॉर्ड हिट ब्लैकबियर्ड, उसने अपने मुंह से खून फेंक दिया। ये सारी चीजें देख के वैन ऑगर बोलता है कि यही होता है जब तुम आधे दिमाग के साथ फाइट करने जाते हो, और वो अपनी वार्प टेक्निक का यूज करके ब्लैकबियर्ड को अपने पास बुला लेता है। वो ब्लैकबियर्ड को सजेस्ट करता है कि एक काम करते हैं, शिप पे निकल चलते हैं, ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। इस पर ब्लैकबियर्ड बोलता है भाई चुतियापे वाली बात मत करो, जो हमने शुरू किया है वो खत्म करेंगे। सो एक्चुअली में द पॉइंट जब लॉ ने ब्लैकबियर्ड के ऊपर अटैक किया था, यानी कि अभी जब उसने शॉक विली अटैक किया था ब्लैकबियर्ड के ऊपर, उस टाइम पे ब्लैकबियर्ड हवा में ही था और अभी वैन ऑगर के वार्प टेक्निक की वजह से वो विनर आइलैंड पे फाइनली लैंड कर चुका है। एंड ये चीज देख के सभी के सभी क्रूमेट शॉक हो गए हैं।
इधर लॉ अपने एक हाथ से रूम एक्टिवेट कर रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे सभी के सभी ऑफिसर्स के पास डेविल फ्रूट पावर्स हैं? इतने सारे लॉन्डो को लेके ढोना तो बहुत मुश्किल होगा। इसमें ब्लैक बीयर्ड बोलता है कि यार इनको डेविल फ्रूट एक रीजन की वजह से बोला जाता है और जो पावर्स मिलती है ना बदले में, उसके लिए ये वीकनेस कुछ भी नहीं है। सो एक्चुअली में ट्रफल्गर लॉ यहाँ पे ये चीज पॉइंट कर रहा है कि क्योंकि ये सभी के सभी पेगासस पे बैठ के आ रहे थे एंड वैन ऑकर को सभी को रैप करना पड़ रहा था, तो इसी चीज को ट्रफल्गर लॉ पॉइंट आउट कर रहा है कि सभी क्रूमेट्स के पास जब डेविल फ्रूट पावर्स होंगी तो तुम में से कोई भी सी में रॉ ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ब्लैक बीयर्ड के अकॉर्डिंग उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्रू में से कोई सी में ट्रैवल कर पाए या नहीं, उसके लिए डेविल फ्रूट पावर्स ही टॉप पर आती हैं। मतलब वो सारे के सारे पावरफुल डेविल फ्रूट्स पे अपना कंट्रोल चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उसके पूरे के पूरे क्रू को स्विम करने की एबिलिटीज को सैक्रिफाइस करना पड़े। अभी लॉ और ब्लैक बीयर्ड के बीच में बातचीत चली रही होती है कि तभी ब्लैक बीयर्ड के शिप पे हमला होता है और ये हमला एक्चुअली में पानी के नीचे से हो रहा है। लॉ के जो क्रूमेट्स है वो ब्लैक बीयर्ड की शिप को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जब पहली बार इस चैप्टर में ये चीज आई थी कि लॉ के क्रूमेट्स पानी के नीचे जा रहे हैं, तो मैंने इमेजिन किया था कि शायद ये हाइब्रिड्स है, यानी कि फिशमैन और ह्यूमन के हाइब्रिड होंगे एंड आई वाज एक्साइटेड कि शायद हमें एक नए टाइप का रेस दिखने वाला है। बट दिस इज समथिंग प्लेन वियर्ड। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पानी के नीचे जाने के बाद इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, एंड ये इतनी तेज स्विम कर रहे हैं कि ये इवन पोलर टैंक की स्पीड को भी राइवल कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि मुझे लॉ के क्रू के बारे में समझ में नहीं आ रहा। या तो इनके क्रूमेट्स इतने अंडररेटेड थे या फिर इतने ही मतलब यूजलेस थे कि ओडा सेंसे ने समहाउ फोर्स करके इनको एबिलिटीज देने की कोशिश की है और ये चीज सच में बहुत वियर्ड लग रही है। इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है जो कि पुडिंग का, यहाँ पे पुडिंग को किडनैप करके रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुडिंग के चॉकलेट टाउन में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मांगा में पहले के टाइम का सीन है। तो यहाँ पे पुडिंग एक काफी इंटरेस्टिंग बात बोलती है जो कि सुन के मेरे होश उड़ गए थे जब मैंने स्पॉयलर्स पढ़ा था। तो जो लोग पुडिंग के जेल की रखवाली कर रहे होते हैं वो पुडिंग से बोलते हैं कि कैप्टन ब्लैक बीयर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इस पे पुडिंग उसको रिप्लाई करती है कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वही शब्द तेरे गांड में डाल देती। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जिन लोगों ने मेरी माँ यानी कि बिग मॉम को जान से मारा है, तुम लोग इस समय उसी इंसान से लड़ रहे हो। न्यू एरा तभी बनता है जब पुराने लोगों को गद्दी से भगा दिया जाता है। यहाँ पर पुडिंग का ये वाला पैनल एक्चुअली में काफी ज्यादा ब्रेकिंग मोमेंट था क्योंकि इससे एक ये बात निकल के आती है कि बिग मॉम एक्चुअली में मर चुकी है। मतलब यही बात आपके दिमाग में आएगी जब आप इस चैप्टर को तुरंत देखोगे। तो यहाँ पे आपको पुडिंग के वर्ड प्ले को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे पुडिंग ने बोला इफ शी इज स्टिल अलाइव, उसने ये नहीं बोला इफ शी वॉज स्टिल अलाइव, यानी कि ये चीज इस समय प्रेजेंट टेंस में बोली गई है कि अगर मम्मी अभी जिंदा होगी। यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं बोला गया कि अगर मेरी माँ अभी जिंदा होती। तो ये सेंटेंस को ही पढ़ के आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि बिग मॉम अभी मरी नहीं है एंड देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ इट। इसके अलावा अगर हम इवन पुडिंग की ही बात करें तो वानो के अंदर जो कुछ भी हुआ ये चीज बाहर नहीं निकली है। जो कुछ भी निकला है वो मॉर्गन के न्यूज़पेपर के थ्रू निकला है एंड मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये बात कंफर्म की है कि काइडो और बिग मॉम का क्या हुआ। ना तो पुडिंग वहाँ पे थी, ना तो किसी ने अपनी आंख से देखा है कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ अंत में क्या हुआ। क्योंकि जब तक हम ऑन स्क्रीन किसी को मरते हुए नहीं देखते तब तक ये बात मान ही नहीं सकते वन पीस में कि किसी की डेथ हुई है। स्पॉयलर्स के टाइम में ये चीज निकल के आ रही थी कि पुडिंग ने अपने थर्ड आई को अवेकन कर लिया है और इसलिए उसने ये बात बोली है, बट ये चीज एकदम बिल्कुल ही गलत है। पुडिंग की थर्ड आई अभी तक अवेकन नहीं हुई है एंड इवन अगर उसकी थर्ड आई अवेकन हो भी जाए तो यहाँ पर ये चीज नहीं मेंशन किया गया कि वो किसी कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस या फिर उसके इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। पुडिंग की जो भी एबिलिटीज है वो वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी कि पुडिंग वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स जैसे कि रॉजर और मोमोनोसुके सुन सकते हैं, इवन लूफी भी, तो वो वाली चीज पुडिंग अनलॉक कर सकती है। इसकी वजह से आगे चल के वो पॉनिग्लिस वगैरह डिकोड कर पाएगी, बट ऐसे वो किसी कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट कर ले उसकी पावर्स इस टाइप की नहीं है। तो यहाँ पर पुडिंग की इन बातों को सिर्फ वर्ड प्ले लेना एंड ऐसे कंसिडर करो कि ये चीज आगे आने वाली हाइप के लिए लिखी गई है। अब ये आगे ट्रफल्गर लॉ और ब्लैक बीयर्ड के बीच की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है क्योंकि ब्लैक बीयर्ड ने अपना ब्लैक वर्टेक्स वाला मूव एक्टिवेट कर दिया है। काफी सारे लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लॉ मर जाएगा एंड अनलाइक ब्लैक बीयर्ड उसकी पावर्स को ले लेगा। मुझे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लॉ मरने वाला है यहाँ पे। उसके बाद सीन चेंज होता है मरीन हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे हम दोबारा से अकाइनू को देखते हैं। अकाइनू तक ये इन्फॉर्मेशन आती है ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में एक साथ विनर आइलैंड पे हैं और इस समय इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है और यहाँ पर अकाइनू बोलता कि अब हमें मजबूरी में दोबारा से वेट करना पड़ेगा। एक फ्लीट एडमिरल होना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग काम है। सो अगर अकाइनू की बात करें तो आखिर वो किस चीज के बारे में वेट करने की बात कर रहा है। जो मेरा सबसे पहला गेस बनता है वो है कूजान का। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि कूजान अपने मन से ब्लैक बीयर्ड का साथ दे रहा है क्योंकि जो कुछ भी ब्लैक बीयर्ड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा
गलत है एंड आई डोंट थिंक कूजान उसकी हेल्प करेगा जिस तरह से उसका कैरेक्टर है। जहां तक मुझे लगता है कूजान एक अंडर कवर एजेंट की तरह ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड गवर्नमेंट इतने स्ट्रॉन्ग पायरेट को इस तरह से घूमने नहीं देगी। जहां तक मुझे लगता है इस पॉइंट पे कूजान कुछ तो करने वाला था बाकी के वर्ल्ड गवर्नमेंट के मेंबर्स के साथ मिलके, लेकिन करेंटली लॉ और ब्लैकबियर्ड के बीच फाइट चल रही है, इसीलिए उसे दोबारा से वेट करना पड़ा। वरना इस पूरे फाइट के बारे में जो भी डिटेल्स है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंचे, वो भी जब ये फाइट हो रही है। आई डोंट थिंक ये चीज इतनी आसान है। अगर उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइव जा रही है एंड दिस डज मीन कि या तो कूजान मिला हुआ है या तो आसपास विनर आइलैंड पे मरीन्स के ऑफिसर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं एगहेड आइलैंड पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बोनी, लूफी, चॉपर और जिम्बे इन सभी की एजेस चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर चॉपर और लूफी एक्चुअली में बूढ़े हो चुके हैं। यहाँ पर बोनी बोलते कि जैसे हमने पैसिफिस्टा पे अटैक किया वो तुरंत ही रुक गया। तो लूफी बोलता कि हाँ ठीक है, पर फिर भी क्या तुम्हें मुझे इतना बूढ़ा बनाना था? और मेरी बात मानो बोनी, ये सिर्फ दिखने में तुम्हारे बाप के जैसा है, अगर हमने तो हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। चॉपर उसको बोलता कि भाई लूफी इतना कोल्ड हार्टेड बात मत करो। वो बोनी को भी सॉरी बोलता और उसको बताता है कि पैसिफिस्टास की वजह से हमारा एक बहुत ही बेकार हिस्ट्री रहा है और इन्हें देख के हमें वो सारी मेमोरीज याद आ जाती है। तो यहाँ पे वो शोबोंडी आंख वाली बात हो रही है, जहाँ पे कुमा की वजह से ये सारे के सारे क्रूमेट्स 2 साल के लिए अलग हो गए थे। यहाँ पे जिम्बे आगे बोलता है कि कुमा भले ही इस समय इंसान ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के लिए ये चीज आसान नहीं है कि वो उसके क्लोन के सामने फेस टू फेस आ पाए। जिम्बे आगे बोलता है कि देखो बोनी, मेरा तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जितना मैं कुमा के बारे में जानता हूँ, मेरा उस इंसान को लेके कुछ अलग ही ख्याल है, जो कि सॉर्बेट किंगडम का टायरानिकल राजा हुआ करता था। यहाँ पे टायरानिकल राजा का मतलब ये है कि वो सॉर्बेट किंगडम पे अत्याचार किया करता था। इसी नाम से कुमा फेमस था। जब खुद सॉर्बेट किंगडम के लोगों ने कुमा को राजा की गद्दी से निकालकर नहीं फेंका था और वो पायरेट नहीं बना था, आगे चल के उसको मरीन्स ने पकड़ लिया। मरीन्स को ये पता चला कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसको उम्र कैद दे दी गई थी। लेकिन वेगापंक का इंटरेस्ट कुमा के ऊपर आ चुका था, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज कुछ और ही थी और इसीलिए उसको दोबारा से समुद्र में छोड़ दिया गया, लेकिन एज अ वॉरलॉर्ड। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन रखा गया, ये कंडीशन कि वो वेगापंक के एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बनेगा, जिसमें उसकी बॉडी को मॉडिफाई किया जाएगा एंड क्लोन किया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि बोनी अपने हाथ से कोई तो औजार एक्टिवेट कर रही होती है। वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझती हूँ कि मेरे बाप वॉरलॉर्ड यानी कि गवर्नमेंट का कुत्ता बनना चाहते थे और वो खुद से ही अपने जैसे दिखने वाले क्लोन सोल्जर्स को बनाने में शामिल थे, लेकिन कोई भी अपने आप को ऐसे ही साइबॉर्ग जैसा ज़ॉम्बी क्यों बनाना चाहेगा, क्योंकि देखने में तो ये उम्र कैद से भी बुरा है। जिम्बे भी बोनी की इस बात से एग्री करता है और वो बोलता है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा क्राइम कुमा ने किया था कि उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। तभी बोनी एक बहुत बड़ा सा अटैक करती है और चिल्लाकर बोलती है कि मेरे बाप अत्याचारी नहीं थे और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बहुत हेट करते थे, वो उनके आगे कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने पक वेगापंक के एक्सपेरिमेंट के लिए किसी न किसी तरह से उनको ब्लैकमेल किया होगा। जो वेपन बोनी ने यूज किया था वो एक्चुअली में एक सेबर बीम था एंड इस चीज को देख के ऑब्वियसली लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। बोनी आगे बोलती है कि भले ही वो इंसान अपने आप को साइंटिस्ट बोलता हो, लेकिन मेरे लिए वो एक मर्डर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही बताया है कि वो एक बहुत ही स्पेशल रेस से है, लेकिन इस बात में क्या दिक्कत है, अगर वो किसी डिफरेंट रेस से है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई लैब का चूहा बना दे, और ना ही इस बात का कोई जस्टिफिकेशन है कि उन्हें जान से मार दिया जाए। लूफी भी इस बात से एग्री करता है और चॉपर भी ये चीज सुन के चौंक जाता है कि एक डिफरेंट रेस। सो इन पैनल्स के बाद ये चीज रिवील होती है इतने टाइम बाद कि एक्चुअली में कुमा एक अलग रेस से है। जहाँ तक अभी हम सोच रहे थे कि कुमा ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए रेवोल्यूशनरीज की वजह से, कि कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था ताकि वो एज ए अंडर कवर एजेंट सब कुछ कर पाए। बट यहाँ पर सीन कुछ और ही लग रहा है। अब हमें फाइनली पता चल रहा है कि कुमा एक डिफरेंट रेस से था एंड इसीलिए उसे पकड़ के रख लिया गया था। यहाँ पर 3 ऐसे स्पेशल रेसेस हैं जिसके बारे में हमें वन पीस में ठीक से नहीं पता। पहला जायंट, दूसरा लुनारियंस और तीसरा ओनी। ना कुमा को देख के मुझे वो ओनी या फिर लुनारिया जैसा नहीं लगता, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जायंट या ह्यूमन का हाइब्रिड हो सकता है एंड शायद इसीलिए उसको पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे। देयर इज नो डाउट कि हो सकता हो उसका कोई एंसेस्टर लुनारियन हो, जिसकी वजह से उसे उसके ऊपर बॉडी मॉडिफिकेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एंड उसके क्लोन्स को बनाने में वेगापंक सक्सेसफुल हुआ था। अगर ऐसा कुछ होता कि समहाउ कुमा लुनारियन से कनेक्टेड निकलता है तो दिस वुड प्रूव कि आखिर कैसे वेगापंक ने सेराफिम्स बनाया और कैसे वो वॉरलॉर्ड की एबिलिटीज को क्लोन कर पाया, क्योंकि सारे के सारे सेराफिम्स लुनारियंस है एंड इसीलिए इस चीज का काफी स्ट्रॉन्ग अंदाजा निकल कर आता है कि कुमा भी समहाउ कनेक्टेड टू लुनारियंस हो सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं 1000 सनी पे, या फिर हम कहें उस रोबोट पे जिसका नाम है वेगा फोर्स 01। सो ये वही वाला रोबोट है जिसने इन लोग को
पिछले कुछ चैप्टर्स में बचाया था एंड अभी ये 1000 सनी को हाथ में लेके हवा में उड़ रहा है। सो वो फीमेल वेगापंक इन लोग को बताती है कि ये वेगा फोर्स 01 है, इसके अंदर एंटी ग्रेविटी यूनिट और जेट थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही आराम से प्रोपल्शन कर सकता है हवा में। उड़ते उड़ते क्रूमेट्स की नोटिस करते हैं कि वो ठीक वेगापंक की सिटी के ऊपर है और इधर उसोप चिल्ला के बोलता है कि वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं। फ्रैंकी बोलता है ये चीज तो देखने में कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी लग रही है, जिस पे वो पंक 02 वाली लड़की बोलती है कि हाँ, जो तुम्हारी आंखों के सामने है उसको हम वर्ल्ड ऑफ टुमारो बोलते हैं। एंड इसके बाद हमें कंप्लीट लुक मिलता है एगहेड आइलैंड, द आइलैंड ऑफ फ्यूचर का, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठीक उस एग के नीचे पंक रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये आइलैंड एंड ये सिटी एक्चुअली में बहुत बड़ी है। इवन हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो एगहेड आइलैंड का बड़ा सा एग है उसका आधा पार्ट बादलों में कवर है एंड ठीक उसी जगह पे वो वेगा फोर्स लैंड कर रहा है। वो पंक 02 ने बताती है कि जो रिसर्च वाला एरिया है वो ठीक इन बादलों के ऊपर है, फैब्रिकेशन वाला चीज ठीक हमारे नीचे है और जो हमारे मैन्युफैक्चर और रिसर्च करने वाले लोग हैं वो लोग उसी जगह पर रहते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि तुम्हारा कैप्टन वहाँ पर भसड़ मचा रहा है। यहाँ पर सभी लोग वेगापंक के आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाते हैं, लेकिन जोरो और ब्रूक ये डिसाइड करते हैं कि वो शिप के पास ही रुके रहेंगे और शिप का ध्यान रखेंगे। जोरो बोलता है कि मुझे उस औरत पे भरोसा नहीं है, लेकिन जैसे ये लोग वेगापंक की सिटी में कदम रखते हैं उसो बिल्कुल ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे स्काई आइलैंड की याद आ जाती है। एंड यहाँ पर फ्रैंकी बोल रहा होता है कि यार मुझे तो एंजॉय करने ही दो, ये मेरे लिए पहली बार है। तो यहाँ पे पंक 02 उन लोग को ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो लोग इस स्काई आइलैंड वाली चीज को रेप्लिकेट करते हैं। कुछ खास नहीं है, उसको अगर आप लोग का मन करे तो पढ़ लो, स्क्रीन पे है ये। एंड इन सारी बकचोदी के बाद हम देखते हैं कि वेगापंक के मेन लैब का एंट्रेंस हमारे ठीक सामने होता है। फ्रैंकी बहुत एक्साइटेड है और वो इसकी तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो लोग आगे बढ़े उन सभी को अपने आउटफिट्स को तो चेंज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं भाई क्या तो गजब मस्त पैनल है, जहाँ पर इस समय सभी के सभी कैरेक्टर्स की आउटफिट चेंज हो चुकी है। एंड भाई रॉबिन क्या तो लग रही है यार इसमें, भाई देखो रॉबिन को यार। इवन नामी भी क्या गजब लग रही है यार। ब्रूक ने बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया, शायद वो इन दोनों की पैंटीज को प्रॉपरली देख पाता। कोई बात नहीं, ब्रूक होता है मेरे भाई। ये पूरा माहौल देख के सांजी का फड़फड़ाने लगता है और वो बोलता है नामी स्वान, रॉबी चौहान, तुम लोग बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। इसके बाद लास्ट पैनल से स्टार्ट होते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये चीज भी लोग सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे जब स्पॉयलर्स आए थे। यहाँ पर पंक 01 बोल रहा होता है कि एक जीनियस होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम खुद का भी फ्यूचर देख सकते हो। इसके बाद बैकग्राउंड में एक आवाज आती है कि वेगापंक ये तुम क्या बकचोदी कर रहे हो। इस पे वेगापंक रिप्लाई करता है कि मुझे लगता है मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। तो फोन पे उधर से रिप्लाई आता है कि भाई देखो ये फालतू का मजाक मत करो। इसके बाद वेगापंक बोलता है कि भाई मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। जिसके बाद फाइनल पैनल में हम देखते हैं कि वेगापंक बोलता है कि ड्रैगन मैं तुम्हें बस ये बात बताना चाहता था। लास्ट लाइन हाउ आर दीज टू कनेक्टेड के साथ चैप्टर नंबर 1064 खत्म। सो मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। तो यहाँ पर फाइनली ये चीज रिवील होता है कि वेगापंक और ड्रैगन के बीच में कुछ तो संबंध है। अब ये जायज है या ना जायज ये तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, लेकिन अगर वेगापंक और ड्रैगन के बीच में कोई रिलेशन है तो फिर वेगापंक ने कुमा के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली करंट स्टेट कुमा का देख के ड्रैगन भी खुश नहीं है। मतलब ड्रैगन को ये चीज नहीं पता थी कि कुमा के साथ क्या क्या हो रहा है। तो अगर वेगापंक उसके साथ कनेक्टेड है तो फिर उसने कुमा के साथ ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर यही आता है। और ऑल्सो अगर वेगापंक रेवोल्यूशनरीज के साथ कनेक्टेड है तो आखिर वो इतने टाइम से वर्ल्ड गवर्नमेंट की हेल्प क्यों कर रहा है इतने सारे प्रोजेक्ट्स में? मुझे नहीं लगता कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट आइलैंड पे रह के वो कोई खास इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर पा रहा वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो आखिर क्यों वेगापंक इस समय इन लोग के लिए काम कर रहा है एंड क्यों वो रेवोल्यूशनरी से कनेक्टेड है? ये चीज एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। बात करें ओवरऑल चैप्टर की तो चैप्टर का फर्स्ट हाफ बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि जो फाइट हो रही थी वो देखने में मजा आ रहा था। सेकंड हाफ बस थोड़ा थोड़ा स्टोरी जैसा था एंड मोस्ट ऑफ द थिंग बोनी और लूफी के बीच में हो रही थी वो चीजें काफी बोरिंग थी। सो हाँ ये चैप्टर काफी मॉडरेट सा था, इसमें काफी में तो मजा आया था बट एंड में जाते जाते थोड़ा सा बस और डाउन हो गया। ऑल्दो रेवोल्यूशनरी के साथ कनेक्शन दिखा के ओडा सेंसेई ने इसकी एंडिंग को काफी ज्यादा स्पाइस अप कर दिया है, जिसकी वजह से अगले चैप्टर का हाइप बन गया है। अब क्योंकि अगले हफ्ते चैप्टर ब्रेक पे है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर वेगापंक का रिलेशन क्या है रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ। ऑल्सो CP0 अभी तक कहाँ पहुंचे हैं ये चीज देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लॉ और ब्लैकबीयर्ड के बीच में आगे होने वाली फाइट को भी देखना है। सो हाँ आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बट अभी तो फिलहाल एक हफ्ता एक्स्ट्रा वेट करना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1064 एगहेड्स रिसर्च स्ट्रेटम। सो गाइस ये था मेरा वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1064। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो इसको उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं। डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।